अब हमको वेक्टर क्या होता है ये बता दिया गया है। अब उन पे संक्रियाएं लगाएंगे, मतलब उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीखेंगे। जैसे आव्यूह पढ़े थे, तो आव्यूह 12 के पहले कहीं नहीं पढ़े थे, तो तुमको क्या बताया गया आव्यूह क्या होता है। फिर उसके बाद आव्यूह को जोड़ना सिखाया गया, उसके बाद घटाना सिखाया गया, उसके बाद गुणा करना सिखाया गया, यही सिखाया गया था। उसी तरह वेक्टर में भी पहले वेक्टर क्या होता है ये बताया गया, अब जोड़ना घटाना सिखाया जाएगा, फिर गुणा करना अलग सिखाया जाएगा। ठीक है, तो जोड़ घटाना पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आना जरूरी है। जैसे पहले एक्सरसाइज के लिए जब मैं थियरी पढ़ाया था तो उसमें बताया था मात्रक सदिश क्या होता है। अभी उससे पूछा हूँ तो वो बताया ना कि जिसका परिमाण कितना हो, 1 हो, तो उसको निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। और वो होता कहाँ है, कैसे मिलता है, ये सब देखो। तो मैं मात्रक सदिश के बारे में थोड़ा सा और बता रहा हूँ। डायरेक्ट सदिश का योग पढ़ना संभव नहीं है अच्छे से, ठीक है ना। अगर बुक खोलोगे तो उसमें डायरेक्ट पहले ही हेडिंग लिखा है सदिश का योग, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें और देख लो ताकि अच्छे से समझ में आए। उन दोनों को भी दिखाओ, देखो इधर। मात्रक सदिश का मतलब परिमाण क्या होना चाहिए, 1। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मात्रक सदिश, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक यहाँ पे ये सदिश ले लिया, ये क्या ले लिया, सदिश, इसका नाम है ए बी। ए को हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु, ए को बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, और बी को क्या बोलते हैं, अंतिम बिंदु। ए को बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु और बी को क्या बोलते हैं, अंतिम बिंदु, ठीक है ना। मान लेते हैं इसका परिमाण जो है, परिमाण का मतलब इस वेक्टर की लंबाई, परिमाण मतलब क्या, इस वेक्टर की लंबाई। तो मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, मतलब इसका परिमाण कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैं अगर वेक्टर ए बी का परिमाण पूछूं तो कितना है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन इसी को हम अगर एकांक सदिश बनाना चाहें तो हमको इसका परिमाण क्या करना पड़ेगा, 1। दिशा नहीं चेंज करनी है, बस इसका परिमाण क्या कर देना है, 1। तो मतलब 1 बनाने के लिए हमको इसको 10 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। जैसे एक भाग ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये 2 भाग हो गया, ये 3 भाग हो गया, ये 4 भाग हो गया, ये 5 भाग हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया। सन की बढ़ा लेते हैं, मिटाएंगे तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। हमने इस 10 सेंटीमीटर के सदिश को क्या किया, 10 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है ना। अगर मैं इसका एक भाग उठा के ला के यहाँ पटक दूं, इतना बड़ा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए, मान लो यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सी, तो ये हो जाएगा ए सी वेक्टर, होगा कि नहीं। इसका बस परिमाण कितना हो गया, 1। परिमाण कितना हो गया, डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ चेंज हुई। तो जब भी किसी सदिश का एकांक सदिश निकालोगे तो बस उसका परिमाण चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। पहले जिस दिशा में था अब भी उसी दिशा में है, बस परिमाण क्या हो गया, ए। अब इसी मान लो ए बी वेक्टर को हम लोग वेक्टर स्मॉल वेक्टर ए मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, इस पूरे वेक्टर को हम क्या मान रहे हैं, वेक्टर ए, ठीक है ना। हमने पूरे वेक्टर को क्या मान लिया, स्मॉल वेक्टर ए। तो वो स्मॉल वेक्टर ए बराबर है क्या, इसका परिमाण 10 है, ठीक है ना, इसका परिमाण 10 है और उसकी कोई दिशा दिखाई गई होगी, इसके साथ इसकी क्या होगी, दिशा, इसके साथ इसकी क्या होगी, दिशा। अब दिशा के बारे में अभी मैं लिखूंगा, बाकी एक वेक्टर को लिखने के लिए परिमाण और क्या लिखना होता है, दिशा।
लिख दिया। इसकी कुछ भी दिशा होगी, उस दिशा को कैसे दिखाना है अभी बताऊंगा, पहले इसको समझो। ये जो AC है, ठीक है ना, ये जो AC वेक्टर है वो उसका एकांक लंबाई है, एक परिमाण वाली लंबाई है कि नहीं। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मात्रक सदिश बोल सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि इसका परिमाण क्या हो चुका है, एक। इसका परिमाण क्या हो चुका है पूरे का, एक। तो इसका अगर परिमाण 1 सेंटीमीटर हो चुका है, इसका मतलब ये क्या हो गया, मात्रक सदिश, या इसको एकांक सदिश भी बोला जाता है। इसका एक और नाम है क्या, एकांक सदिश। तो या तो मात्रक सदिश बोल लो या तो क्या बोल लो, एकांक सदिश, ठीक है। अब इस एकांक सदिश मात्रक सदिश को मुझे दिखाना, मैं पूरे सदिश को वेक्टर ए से दिखा रहा हूँ, उसी वेक्टर ए का एक परिमाण वाले भाग को दिखाना है। तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, ए कैप से, ठीक है ना। ये भी सदिश ही है, लेकिन ये बता रहा है कि ये एकांक सदिश है, मात्रक सदिश है, क्योंकि ऊपर का लगा दिए कैप, ठीक है ना। क्या इस ए कैप की डायरेक्शन चेंज है इस वेक्टर ए से, डायरेक्शन तो वही है। और इसका जो परिमाण है, इस परिमाण से अगर मैं गुणा कर दूं उसके परिमाण में पूरे वेक्टर के 10 में, तो क्या वो चेंज हो जाएगा, 10 एकम 10 आएगा ना। तो जो इस वेक्टर ए की दिशा है, मैं उस दिशा को ए कैप से दिखा दूं, क्योंकि जो वेक्टर ए की दिशा है वही ए कैप की भी दिशा है। इसका परिमाण 1 है, 1 रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ए कैप ही हमारा क्या है, मात्रक सदिश है, एकांक सदिश है। और इस सदिश का यूज हम किसके लिए करते हैं, दिशा बताने। इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, दिशा बताने के लिए। ठीक है ना, मात्रक सदिश का यूज हम किस लिए करते हैं, दिशा बताने के लिए। तो वेक्टर ए को 10 ए कैप लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैं यहाँ से ए कैप बराबर निकालूं तो 10 को इधर भेजना पड़ेगा, और 10 यहाँ पे गुणे में है, इधर आएगा तो वेक्टर ए बटे क्या हो जाएगा, 10। और 10 हमारा क्या है, वेक्टर ए का परिमाण है। 10 हमारा वेक्टर ए का क्या है, परिमाण है। तो वेक्टर ए के परिमाण को हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए के परिमाण को हम कैसे लिखेंगे, किसी भी वेक्टर के परिमाण को लिखने के लिए उसको मॉड में कर दो या उसके ऊपर से वेक्टर वाई हटा दो। तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बटे, ये ए का परिमाण है तो मॉड ऑफ वेक्टर, या वेक्टर ए बटे वेक्टर वाई हटा के लिख दो डायरेक्ट ए की, ठीक है ना। तो ये किसका फार्मूला हो गया, एकांक सदिश। तो एकांक सदिश पे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे तुमको निकालने के लिए, कहेगा कोई सदिश देके उसका एकांक सदिश निकालो, तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। जिसका भी एकांक सदिश निकालना है उसको ऊपर रखो और उसके परिमाण से उसमें क्या कर दो भाग, एकांक सदिश निकल जाएगा। डायरेक्ट नहीं पूछा रहेगा तो पहले बोलेगा किसी सदिश को निकालो फिर उसका एकांक सदिश ज्ञात करो, लेकिन निकालने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन में यही बोलेगा, ठीक है ना, दूसरी एक्सरसाइज में। तो एकांक सदिश क्या होता है समझ में आया, कैसे निकलेगा ये है, ठीक है ना। अब अगली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन देने वाला है उसमें नॉर्मल ऐसे वेक्टर दे के नहीं देगा, या मान लो दे भी दे रहा है तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन कभी कभी उसकी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए थोड़ा सा अलग टाइप से दे देता है। तो कैसे वो होगा देखते हैं, उसको हम लोग समझेंगे सदिशों की स्थिति, या स्थिति सदिश बोल सकते हो, ठीक है ना, स्थिति सदिश। हम अगर बता दें कि कोई बिंदु कहाँ स्थित है, ठीक है ना, हम बता दें जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ पे वो कुर्सी रखी हुई है, उसकी स्थिति मुझे बतानी है, तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ सीधे जाओ, 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर जितना पे है स्थित है। मैं खाली कह दूँ कि 1.5 मीटर जाओ कुर्सी स्थित है, किधर जाओगे, तो दिख रही है तो जाओगे। अगर मैं इसे डायरेक्शन बताऊँगा तब ना जाओगे, नहीं तो 1.5 मीटर 2 मीटर पे और भी कुर्सियाँ हो सकती हैं कि नहीं। तो डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है ना। तो ये जो सीधी लंबाई है ये क्या हो गया, परिमाण हो गया, और जो बता रहा हूँ ऐसे हाथ करके वो दिशा हो गया, ठीक है ना। लेकिन कहाँ स्थित है ये बताने के लिए मुझे क्या करना होगा,
या तो ये सीधी लंबाई निकाल के बताऊं, या फिर कहूँ कि ऐसे सीधे बीच में ब्रेंच है, कूद के तो जाने नहीं है। पहले ऐसे जाओ 1 मीटर, 2 मीटर, फिर ऐसे जाओ 1 मीटर, तो पहुंच जाओगे कुर्सी के पास। ठीक है, तो ऐसे गए तो उसको यक्ष अक्ष बोलते हैं, ऐसे गए तो उसको क्या बोलते हैं? तो यक्ष अक्ष पे 2 मीटर गए और वाई अक्ष पे 1 मीटर, तो कहाँ पहुंच गए? कुर्सी पे। उसी तरह मुझे इस बिंदु तक पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? इस बिंदु तक पहुंचना है, और इस बिंदु का नाम है P। मुझे इस बिंदु तक पहुंचना है और इस बिंदु का नाम क्या है? P। तो मैं कैसे पहुंचूंगा? मुझे पहुंचना है तो मैं कहीं पे स्थित रहूंगा ना, तो मेरी स्थिति को दिखाने के लिए एक और पॉइंट लेना पड़ेगा कि नहीं? और उस पॉइंट को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? जो कि यहीं पे स्थित है, इसको O बोला जाता है। ठीक है ना? मूल बिंदु से ऐसे ऊपर की ओर यक्ष अक्ष होता है, ऊपर नीचे, और ऐसे कौन अक्ष होता है? वाई। हाँ, ये यक्ष होता है और ये वाई। ये यक्ष अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है? यक्ष अक्ष है, और इधर माइनस यक्ष अक्ष, इधर वाई, और नीचे माइनस वाई। अब मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो मैं कहूँगा इधर चलो कितना? 3 मीटर। कितना चल लो? 3 मीटर। और ऊपर की ओर चल लो का कितना? ज़्यादा चल रही है, दूसरी जगह स्थित कराओ। ऊपर चल लो कितना? 2 मीटर। कहाँ पहुँच जाओगे? बिंदु P पर। तो इसकी स्थिति हो गई 3,2। 3,2 बता रहा है कि 3 ठे यक्ष पे चलना और 2 ठे, लेकिन कभी कभी कोई पॉइंट या इसे बोर्डवा पे स्थित नहीं होता है, ऐसे बोर्डवा 12वां एज्जू स्थित हो जाएगा। ये कहाँ है? जैसे मैं इस मार्कर को बोलूँ कहाँ, जैसे कुर्सी तो पक्कवा पे स्थित थी, फर्श पे स्थित थी, यक्ष पे गए, वाई पे गए, पहुँच गए। और बोर्डवा तो ऊपर स्थित है, और बोर्डवा कहाँ स्थित है? तो यक्ष पे जाओगे, वाई पे भी जाओगे, ऊपर भी जाओगे, तो ऊपर नीचे जेड होता है। ठीक है ना? ऊपर नीचे क्या होता है? तो यहाँ पे जेड को हम ऊपर नीचे नहीं समझेंगे। ऊपर नीचे वाला वाई होगा, दाहिने बाएं वाला यक्ष होगा, अंदर बाहर वाला जेड होगा। तो अगर कोई पॉइंट ऐसे हवा में स्थित है तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? 3 अक्ष का यूज करते हैं। तो हवा में तो किसी पॉइंट को मैं उठा के यहाँ से रख नहीं सकता, तो मान लो वो हवा में स्थित है, और इसका भी नाम क्या है? P है, हवा नहीं। ठीक है, ये तो यक्ष अक्ष हो गया। ये कौन सा अक्ष हो गया? वाई अक्ष। अरे 12वां वाला तो ऐसे खिंचाएगा नहीं, ऐसे खींच देते हैं। ये कौन सा अक्ष है? जेड अक्ष। ठीक है ना? ये कौन सा अक्ष है? जेड अक्ष। ठीक है, अब इसमें बोला जाएगा यक्ष पे यक्ष दूरी चलो। यक्ष पे कितनी दूरी चलो? यक्ष दूरी इतनी। वाई अक्ष पे स्मॉल वाई दूरी तय करो, और जेड पे कितनी दूरी तय करो? स्मॉल जेड। अब ये 12वां की तय की गई है, पॉइंट या P यही है, तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो क्या करोगे? इतना यक्ष आओगे, फिर वाई जाओगे, फिर जेड आओगे, तो यही पॉइंट या है। बना नहीं पाया था यहाँ पे, धीरे बनाया हूँ। पहले यक्ष पे यक्ष गए, वाई पे वाई गए, और जेड पे, इसको दिखाएंगे यक्ष कॉमा वाई कॉमा, और मैं दुइये जगह चल रहे थे ना, तो दुइये ठे आया। जब मैं 3 अक्ष पे चले हो तो क्या ठे आएगा? 3 ठे आया ना समझ में? तो किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए हम निर्देशांक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? निर्देशांक का। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो स्थिति सदिश क्या होगा? हेडिंग तो मैंने स्थिति सदिश डाला है। तो इस O से इस P को मिला दो, ये जो OP वेक्टर होगा यही क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश। इस P से इस O से मूल बिंदु से P को मिला दो, जो OP वेक्टर होगा ये क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश बिंदु P का। ठीक है ना? इसको लिखेंगे कैसे? कैसे दिखाएंगे कि OP वेक्टर है कितना? तो सिंपल सा रूल है, हमको पता करना पड़ेगा कि यक्ष अक्ष में अगर चल रहे हो तो उस डायरेक्शन को कैसे बताओगे। मैं बोल दूं कि जाओ यक्ष कॉमा वाई कॉमा पे जेड कॉमा पे जाओ, यक्ष कॉमा वाई कॉमा जेड पर जाओ, तो तुमको पता होना चाहिए कि यक्ष अक्ष किधर होता है, वो डायरेक्शन किधर होती है, यक्ष अक्ष की उधर है चलोगे ना।
वाई अक्ष किधर होता है उधर चलोगे, जेड अक्ष किधर होता है पता होना चाहिए ना। तो उनकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, यक्स की डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज करते हैं आई कैप, वाई की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं जे कैप, और जेड की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं के कैप। तो अब हमको ओपी वेक्टर लिखना है, हमको क्या लिखना है, मतलब बिंदु पी का स्थिति सदिश। याद रखना जब भी स्थिति सदिश बोलेगा तो आगे ओ रहेगा, आगे क्या रहेगा। तो हमको क्या निकालना है, ओपी वेक्टर। हमको पता है कि पी का निर्देशांक यक्स कॉमा वाई कॉमा यक्स अक्ष की दिशा में कितना चलना है, यक्स दूरी, यक्स अक्ष की दिशा में कितना चलना है, यक्स अक्ष की डायरेक्शन भी दिखानी होगी क्योंकि एक वेक्टर लिख रहे हैं आई का। वाई अक्ष पे कितना चलना है, वाई डायरेक्शन दिखाने के लिए। जेड अक्ष पे कितना चलना है, डायरेक्शन दिखाने के लिए। बस कोलाइन के प्लस करके लिख लो, यही हो गई उसकी स्थिति सदिश। आई बात समझ में। तो ये जो पॉइंटिया होता है ना कॉमा कॉमा करके, उसी के साथ बस आई जे के लगा के बीच में प्लस कर दो, यही हो जाएगा स्थिति सदिश। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं ना। अब अगर मुझे इसका परिमाण निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, परिमाण का मतलब मॉड ऑफ ओपी वेक्टर। परिमाण को कैसे लिखते हैं, मॉड में करके। अगर मुझे उसका एकांक सदिश निकालना होगा तो वेक्टर वाद पता है कितना, ये पता होना चाहिए ना। कैसे निकालोगे उसका, डायरेक्ट अगर 10-5 मीटर दिया तो रख लोगे, लेकिन नहीं दिया तो कैसे निकालोगे। तो परिमाण मतलब मैं कई बार बोल चुका हूँ इसकी लंबाई, परिमाण मतलब इसकी लंबाई, परिमाण मतलब इसकी लंबाई। तो लंबाई कैसे निकालते हैं, जो लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताया जाता है। ये लंबाई वही ना होगी, यह मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक होगा 0,0,0। तो इसको हम लोग मान लेंगे x1 y1 z1, इसको मान लेंगे x2 y2 और z2। तो जो फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, वो होता है करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का। अगर मैं इसमें निकालने जाता ओपी वेक्टर तो क्या मैं जेड वाला पार्ट लेता, क्योंकि इसमें जेड अक्ष नहीं है, तब यहीं रुक जाता, लेकिन इसमें था तो मैंने लिया पूरा। तो अब ओपी वेक्टर मोड में कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करो, x1 की वैल्यू x, x2 की वैल्यू होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू माइनस y2 की वैल्यू होल स्क्वायर, z1 की z माइनस 0 का। तो मॉड ऑफ ओपी वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, मतलब अगर हमको किसी भी वेक्टर का परिमाण निकालना है तो हम उसके आई कैप जे कैप के कैप का के बगल वाले का स्क्वायर करके जोड़ के उसका रूट ले लेंगे तो मिल जाएगा। समझ में आई बात। तो परिमाण निकालने के लिए हम उसको क्या करते हैं, करड़ी में, और जौन बगलिया में हम आई जे के वही का स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो परिमाण निकल जाता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो स्थिति सदिश कैसे दिखाना समझ में आया। ये जो ओपी वेक्टर लिखा है ना, ये स्थिति सदिश है, हेडिंग यही थी ना, स्थिति सदिश। तो किसी भी बिंदु का स्थिति बताने के लिए हमको निर्देशांक चाहिए, उसी निर्देशांकों को आई जे के कैप के साथ प्लस करके लिख दो, वही हो गया क्या उसका स्थिति सदिश। परिमाण निकालना है तो करड़ी में करके सबका स्क्वायर कर लो जो निर्देशांक है, और सबको क्या कर लो, जोड़ लो। जोड़ने के बाद जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, परिमाण, ठीक है ना। अब जैसे अगर मुझे ओपी वेक्टर का एकांक सदिश निकालना है या मात्रक सदिश निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मॉड ऑफ ओपी वेक्टर बटे मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, एन लिखूँगा, पूरा वेक्टर बटे उसका परिमाण। तो ओपी वेक्टर हमारे पास ये रहा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बटे करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या आया, ओपी कैप।
एकांक सदिश। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हो, बाकी अभी रहने दो, गिनती रहेगी तो थोड़ा छोटा लगेगा, अलग करूँगा तो बड़ा लगेगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। अब चलो जोड़ घटाना पे, जो करना है इस एक्सरसाइज में। मुझे लगता है कि इन सब पे तो सवाल नहीं दिया होगा, ज़्यादा चांस है तीसरी एक्सरसाइज में दे सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग। ठीक है ना, एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी से ज़्यादा इस वाली क्वेश्चन इस बुक में क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना, एनसीईआरटी का तो सब दिया ही है, उससे एक्स्ट्रा भी दिया है ना। तो दूसरी एक्सरसाइज में मुझे नहीं लगता है कि इस पर क्वेश्चन मिलेंगे ज़्यादा, लेकिन तीसरी में कन्फर्म मिलेंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ाना जरूरी था स्थिति सदिश, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अगर सवाल लगाने हैं तो स्थिति सदिश पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको जोड़ना घटाना है इसमें। तो देखो ध्यान से, अब पढ़ेंगे सदिशों का योग। सदिशों का, दो सदिशों का योग। ठीक है ना, आगे दो लिखना भूल गया। दो सदिशों का क्या करना है, योग। तो जोड़ना है हमको उनको, योग मतलब जोड़ना ही होता है ना। दो सदिश ले लो और जोड़ लो। तो जोड़ने के दो नियम बताए गए हैं, एक त्रिभुज का नियम बताया गया है और एक चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज का नियम समझेंगे, पहला रूल त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम। तो त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाएं चाहिए और जोड़ने के लिए कम से कम 2 सदिश चाहिए। तो 2 सदिश दिया रहेगा और उनको हमको क्या करना होगा, जोड़ना। तो मान लो ये कोई सदिश है वेक्टर ए और ये कोई सदिश है वेक्टर बी। अब बोल दिया कि दोनों उनके जोड़ो। क्या करो, मतलब ए प्लस बी निकालो। ठीक है, तो कैसे जोड़ोगे, याद रखना कि जो दोनों वेक्टर दिया रहेगा, एक का टेल जोड़ोगे तो एक का हेड जोड़ोगे। ठीक है ना, जैसे यही जोन वाला हिस्सा पिछवा वाला, इसको क्या बोलते हैं, टेल। ठीक है ना, पूंछ बोलते हैं हिंदी में, पूंछ। सही लिखा हूँ? हाँ, इसको क्या बोलते हैं, यही चौखरका वाले के, हेड। इसको क्या बोलते हैं, हेड। ठीक है ना, टेल हेड सही रहेगा। और सिक्कवा वाला नहीं है टेल हेड। ठीक है ना, टेल माने पूंछ, हेड माने कपार। ठीक है, मूड़ी। तो ये टेल हेड है। ठीक है, हाँ, अब कुल नमवा याद आई, अब हुआ पूछ दूंगा पिछो वाला तो ना याद आई। देखो ध्यान से, ये जौन चौखरका वाला रहेगा इसको हेड बोलेंगे, और जो नहीं बिना चौखरका वाला रहेगा इसको क्या बोलेंगे, टेल। अब इस रोल को लगाते समय क्या करना है हमको, हेड और टेल को जोड़ना है। दोनों वेक्टर के हेड और टेल को क्या करना है, जोड़ना है। मैं लिख रहा हूँ रूल भी, दोनों, बतिया रहे हो तुम लोग, दोनों सदिशों के हेड और टेल को जोड़ो। दोनों सदिशों के हेड और टेल को जोड़ो। उसके बाद क्या करना है अभी बता लूंगा, तब लिखूंगा। इस वेक्टर का मैं जैसे रहेगा वैसे उठा के रखना है। फिजिक्स में जब मैं वेक्टर पढ़ाया था तो मैं इनके गुण को पढ़ाया था, तो वहाँ बताया था अच्छे से, 11 में पढ़ाया था। जो लोग थे उनको याद होगा कि किसी भी सदिश को उसके समांतर उठा के कहीं भी ले जाके पटका जा सकता है। ठीक है ना, मतलब किसी भी सदिश को उसी की दिशा के समांतर कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रतिस्थापित विस्थापित किया जा सकता है। इसको उठा के टांग के ऐसे कर दिया। बस ध्यान रहे कि इसकी लंबाई चेंज नहीं होनी चाहिए और इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी। हेड में टेल जोड़ना है। हेड में क्या जोड़ना है, टेल। इसकी टेल जोड़ दो, ऐसे ही है ना। ये वेक्टर ए है और ये क्या है, ध्यान रहे डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। अब एक लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, वो लाइन पहले वाले वेक्टर के पूंछी में से निकलेगी, टेल में से निकलेगी, और दूसरे वाले वेक्टर के हेड में जाके जुड़ जाएगी। ठीक है ना,
पहले जो वेक्टर होगा उसके टेल से निकलेगी, दूसरे नंबर पे जो वेक्टर होगा उसके हेड से जाके जुड़ जाएगी, और इसी को बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश। इसी को क्या बोलेंगे? हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश। अब यहाँ दिमागवा में आ रहा होगा कि काहे पहले वेक्टर ए लिया कि तब बी को कपर हम ले जाके जोड़े। पहले बी ले आइए और उसके हेड में ले जाके ए को जोड़ दीजिए, ऐसा भी तो हो सकता है। जोड़ो चाहे जैसे मन तैसे जोड़ो। तो भी देखते हैं क्या परिणामी इसके अलावा कुछ और आता है। परिणामी का मतलब इसकी डायरेक्शन यही होनी चाहिए और लंबाई भी यही होनी चाहिए। चलो पहले बी लेके आते हैं। पहले किसको लेके आते हैं? ऐसा ही है ना, बी इतना बड़ा है, ये है वेक्टर बी, ठीक है, ये है वेक्टर बी। वेक्टर ए को कहाँ ले आके जोड़ना है? इसके हेड में, ऐसे गया है। ये हो गया वेक्टर माना बराबर है जितना बड़ा है उतना बड़ा होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अब रूल हुआ है, पहलक के वेक्टर में से क्या निकालना है? पहलक के वेक्टर से शुरू करना है और दूसरे नंबर पे जो वेक्टर है उससे ले जाके, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम आई ना, इसको भी क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश। मतलब इन दोनों में वेक्टर आर बराबर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, या एक दूसरे के में आ रहा है वेक्टर बी प्लस वेक्टर, तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, घटाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। जोड़ते समय जौने मन तो उन्हें पहले रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। घटाने में थोड़ा सा ध्यान देना होता है, लेकिन जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। जौने मन तो उन्हें पहले उखाड़ के लाओ, दूसरे के को ला के उन्हें जोड़ दो, ठीक है, आंसर सेम आएगा। लेकिन घटाने में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आया? तो परिणामी कैसे मिल रहा है? पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को मिलाया जाता है या जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो वही क्या हो जाता है? परिणामी सदिश। पहले वाले वेक्टर, इंग्लिश ना हिंदी, सदिश, पहले वाले सदिश से, सदिश के टेल से दूसरे सदिश के हेड की ओर एक सदिश खींचते हैं। एक क्या करते हैं? सदिश खींचते हैं। बड़ी की छोटी? हाँ, हेड की ओर एक सदिश खींचते हैं, वही क्या होता है? वही परिणामी सदिश होता है। वही क्या होता है? परिणामी सदिश होता है। समझ में आया कैसे जोड़ना है? ये त्रिभुज का नियम था। एक होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम से भी मैं इसी को जोड़ने वाला हूँ, ठीक है ना। और देखना उसका भी परिणामी यही से आएगा, खाली देखना ध्यान से, ठीक है। चित्रवा ये ना आई, उनमें चतुर्भुज बनेगा ना, इधर त्रिभुज है। दूसरा नियम होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। इसमें कैसे नियम लगाएंगे? पहले वेक्टर को टांग के लिए आओ, जैसे ऐसा है ना, ये है वेक्टर ए, आ गया। अब जब समांतर चतुर्भुज का नियम लगाओगे, त्रिभुज के नियम में हेड से टेल को जोड़ रहे थे, इसमें टेल से टेल को जोड़ना है। दूसरे वेक्टर का टेल ही लाके ऐसे जोड़ लोगे, ये वेक्टर बी हो गया, ऐसा है ना। ये कौन हो गया? वेक्टर बी। हेड से हेड को जोड़ना है, हाँ, टेल से टेल को, हेड से हेड को नहीं, टेल से। त्रिभुज वाले में हेड को टेल से या टेल को हेड से जोड़ रहे थे, चतुर्भुज वाले में टेल को टेल से ही जोड़ना है, हेड और मत जोड़ना, ठीक है ना। केवल टेल को किससे? हाँ, पहुँच से पहुँच।
पहला जो वेक्टर होगा उसकी टेल और दूसरे वेक्टर की भी क्या जोड़ना है, टेल, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, और जोड़ने के बाद एक समांतर चतुर्भुज बनाने का प्रयास करना है। समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है, कोई एक पॉइंट पकड़ लो, ठीक है ना, ये वाला या ये वाला, फिर इसके अलावा जिस वेक्टर का पॉइंट है उसके अलावा जो दूसरा वेक्टर है उसके समांतर एक लाइन खींचो। मैं अगर इस पॉइंट को पकड़ रहा हूँ तो इसके अलावा दूसरा वेक्टर ये है, इसके समांतर एक लाइन खींच रहा हूँ, खींच दिया। अब इस वाली पॉइंट को इसके समांतर लेके लाइन एक खींचेंगे, ऐसे आएगा, आएगा ना। ये दोनों यहाँ पे कट रही है, फिर पूछिए से उन लाइन खींचो जहाँ काट रही है वहाँ ले जाके मिला दो, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। इसमें 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 कौन अंतर दिख रहा है, सबका तो सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर, ठीक है ना। तो ज़्यादा त्रिभुज का नियम ये यूज करते हैं लोग, चतुर्भुज का बहुत कम यूज होता है, एक आध जगह सवाल में यूज होगा, हर जगह नहीं यूज होगा। माइनस, अबे योग बता रहा हूँ ना, घटाना अब कल बताऊंगा क्योंकि जगह खत्म। ये समझ में आया ना, ये घटाना कल बता दिया जाएगा और कल सवाल भी लगवाया जाएगा।